Hello student, welcome to my book लो चैनल. My name is विकास श्रीवास्तव. आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 8 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम क्लास के ड्यूरेशन पे डिस्कशन करेंगे. आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एटमॉस्फेयर, पहले एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं कि क्या है. एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है जो कि अर्थ की चारों तरफ मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि अर्थ को घेरे हुए है चारों तरफ से. ओके. और एयर इसका इंटीग्रल पार्ट है. 99% एटमॉस्फेयर आपको अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट पर मिल जाएगा. 99% एटमॉस्फेयर आपको इस हाइट पर मिल जाएगा. रेस्ट ऑफ द 1% आपको अबव मिलेगा, बट 99% आपको 32 किलोमीटर की हाइट पर मिल जाएगा. एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन क्या क्या है? गैसेस हो गई, वाटर वेपर हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए. ये मेन कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की. जिस गैस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वो तो नेग्लिजिबल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है. और हाइट 120 किलोमीटर की हाइट तक ही मिलती है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगी. 120 किलोमीटर हाइट तक आपको ऑक्सीजन मिलेगी, वो भी इतनी नहीं है, अदर गैसेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है. उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये आपको 90 किलोमीटर हाइट तक मिलेंगे, जहां ऑक्सीजन आपको मिलेगी 120 किलोमीटर हाइट तक. और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर वेपर हो गए, ये सब आपको 90 किलोमीटर हाइट तक मिल जाएंगे. ओके. जहां तक, और ये 120 किलोमीटर हाइट तक. गैसेस की बात कर लेते हैं. कौन कौन सी गैसेस इसमें मिलती हैं एटमॉस्फेयर में हमें सबसे ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है. तो ये तो ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है. बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्या होता है कि अर्थ तक कार्बन डाइऑक्साइड सन की रेडिएशन को आने तो देती है, अगर ये सपोज दैट सन है, आने तो देती है, मगर ये देखियो ट्रांसपेरेंट है, मगर ये ओपेक की तरीके कार्य करती है जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए, ठीक है. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मगर अगर ये वापस जानी है, जो हीट है उसको ये वापस नहीं जाने देती, उसके लिए एक ओपेक के तरीके काम करती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती कि उससे वो पास हो जाए. ओके. तो जब सोलर रेडिएशन आती है अर्थ तक तो उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, मगर जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जानी होती तो ये ओपेक के तरीके काम करने लगती है. ओके. वन वे आप कह सकते हैं कि वन वे ट्रांजिशन है. तो इस कारण से ये ही मेन जिम्मेदार, या बहुत बड़ा जिम्मेदार आप कह सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का. ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल आप CO2 को कह सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस इज कांस्टेंट, बट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग. और जो गैसेस मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में वो तो क्या होती हैं कि कांस्टेंट है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो चेंज होता रहता है. क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से, अगर पोल्यूशन इस लेवल तक पहुंच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, ठीक है. इसी कारण से कई सारी समिटें कमीशन गठित किए गए हैं. अदर गैस या ओजोन की बात करें हम, ये एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ एटमॉस्फेयर का, जो कि आपको 10 से लेके 50 किलोमीटर, 10 to 50 किलोमीटर के मध्य में मिलेगा अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है. अगर ये हम अर्थ ले लें तो ये, अगर ये 10 किलोमीटर हाइट है, सॉरी, ये 50 किलोमीटर हाइट है, तो यहाँ पे बीच में मिलेगा आपको ओजोन.
ओके, O3 फॉर्मूला O3 होता है इसका। ये फिल्टर की तरीके काम करता है। एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट जो भी रेज आती हैं सन की तरफ से, उनको ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो लेयर है बीच की, तो ये अब्जॉर्ब कर लेती है। रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं कि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंच गई, मीन्स किसी भी तरीके से, एनी हाउ, तो ये आप जानते हैं कि जो भी अर्थ पे रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी स्किन डिजीज और बढ़ा देगी। हालांकि अभी भी पानी की वजह से, अदर पोल्यूशन की वजह से स्किन डिजीजेस के केसेस बढ़ने लगे हैं, मगर ये मेजर कॉज बनेगी जिससे कि हो सकता है स्किन बर्न हो जाए या स्पॉट पड़ जाए, इस तरीके की डिसीजेस और बढ़ सकती हैं। ये फॉर्मूला होता है कि नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, और जब O2 ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, O3 ओजोन। ठीक है, ये सब यूवी रेस की वजह से ही होता है, ये ब्रेक होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, इस तरीके से ओजोन बनती है। ओके, वाटर वेपर की बात करें, जैसे कि डिक्रीज विद लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है ये, ठीक है, और लैटिट्यूड वो अलग चीजें हैं। यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात हो रही है, मीन्स हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये अर्थ है तो ये हाइट इस तरीके से। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है या हाइट इंक्रीज होती है, ऊपर जाएंगे, तो वाटर वेपर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। वाटर वेपर अगर डब्ल्यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये डिक्रीज होंगे जैसे कि हाइट इंक्रीज होती है। ओके, इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, जहां पे वार्म और वेट ट्रॉपिक्स होगा, इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। वहां पे आपको एयर में अदर गैसेस के कंपैरिजन में ये 4% मिलेगा वार्म और वेट ट्रॉपिक्स एरिया में। और while in dry and cold areas, the desert and polar region, डेजर्ट हो गए या पोलर रीजन हो गए, मगर ड्राई और कोल्ड होने चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या होगा, 1% होगी एयर में वाटर वेपर। ध्यान रखिएगा ये चीज। वार्म और वेट ट्रॉपिक्स एरिया में ये आपको एयर में 4% मिल जाएगी, और जहां पे डेजर्ट या पोलर रीजन होंगे वहां पे आपको ठंडे प्रदेशों में ये आपको 1% मिलेगी एयर में। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। Now, it is also observed part of the insulation from the sun and preserve the earth radiate heat। क्या होता है कि बहुत सा पार्ट तो अर्थ के द्वारा मीन्स रोक लिया जाता है, बहुत सारा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इंसुलेशन फ्रॉम द सन, इंसुलेशन फ्रॉम द सन का मतलब सन हीट से मतलब है। ओके, कि सन की हीट अर्थ तक जो आती है उसको इंसुलेशन, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, केवल हीट का आना नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी। एंड प्रिजर्व अर्थ रेडिएट हीट, तो क्या करता है कि अब्जॉर्व कर लेता है इंसुलेशन को, सन से जो आती है हीट, और प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट, और दोनों को मीन्स जो सन से आ रही है वो भी और जो अर्थ से आ रही वो भी, दोनों को वाटर वेपर क्या कर लेते हैं अब्जॉर्व कर लेते हैं। इधर से आ रही वो भी अब्जॉर्व कर लिया, इधर से आ रही वो भी अब्जॉर्व कर लिया, तो ये एक ब्लैंकेट की तरीके बन जाती है। और ये क्या काम करती है, ना तो अर्थ को बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होने देती है, क्योंकि जो हीट आ रही है उसको भी रोक रही है, और जो यहाँ से वापस जा रही है उसको भी रोक रही है। तो मेंटेन करने की, टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि ये डार्क एरिया देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर वाटर वेपर की अधिकता है। अलग अलग, हालांकि अलग अलग मंथ में अलग अलग परसेंटेज होता है, मगर एवरेज अगर लेके चले तो इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर मिलेंगे, जबकि ऊपर पोलर रीजन में बहुत ही कम। ओके, नाउ डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल की बात कर लेते हैं।
ये ज्यादातर आपको लोअर लेयर पे ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे की लेयर होती है वहां पे कंसेंट्रेटेड मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं जी, ये सब लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इस तरीके से जो लेयर सबसे लोअर लेयर ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है नाउ dust particles are generally concentrated in lower layer of the atmosphere, yet convectional air current may transport them to the great height। हो सकता है कि आमतौर पे ये आपको ज्यादातर लोअर लेयर पे मिलेंगे एटमॉस्फेयर के, मगर हो सकता है कन्वेक्शनल एयर इसको जो नीचे से होकर ऊपर जाती है वो इसको ऊपर की तरफ हाइट तक और ऊपर तक ले जाए। ठीक है The higher concentration of dust particle is found in the subtropical and temperate region। ज्यादातर आपको सब ट्रॉपिकल, ये तो ट्रॉपिकल है, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज्यादातर आपको मिलेंगे डस्ट पार्टिकल। ओके, ये टेम्परेट रीजन है, ये ट्रॉपिकल, इसके बीच में सब ट्रॉपिकल। ड्यू टू ड्राई विंड, क्योंकि यहाँ पे विंड जो होती है चलती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन के कंपेरिजन में, ये इक्वेटोरियल रीजन, ये पोलर रीजन, इसके कंपेरिजन पे यहाँ पे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में जो विंड होती है वो ड्राई ज्यादा होती है, इस वजह से आपको डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिल सकते हैं यहाँ पे। डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल, ये दोनों मिलके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये क्या करते हैं, विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस द क्लाउड्स। इसके यही मीन्स अराउंड द वाटर वेपर, इसके अराउंड में वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियाई की तरीके काम करते हैं इस तरीके से, ये न्यूक्लियाई हो गया और इसकी तरफ वाटर वेपर जी, फिर ये न्यूक्लियाई जी, डस्ट पार्टिकल या साल्ट पार्टिकल आप कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है साल्ट की मदद से। ठीक है, क्यों साल्ट ही क्यों यूज होता है, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर को कंडेंस करने में काफी बड़ा रोल निभाते हैं। जब वाटर कंडेंस हो जाता है तो ये क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे क्लाउड इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे साल्ट का यूज करते हैं तो। ओके, तो आर्टिफिशियल रेन में ये काफी यूज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर, आपको बताया मैंने कि कई लेयर मिलती हैं, उनकी डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे करीब, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी हाई होगी, डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे ऊपर उठेंगे वैसे वैसे ये डिक्रीज होती जाएगी, डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, हाइट इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, हम लोगों ने इसको टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से कई लेयरों में बांट दिया है, जिसमें कि पहली ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और फिफ्थ एक्सोस्फेयर, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये आपको एवरेज अगर लेके चले तो ये 30 किलोमीटर हाइट तक मिल जाएगी। ठीक है, कितना, नियर अबाउट 30 किलोमीटर हाइट तक आपको मिल जाएगी ट्रोपोस्फेयर जी। ओके, ये 12 to 18 क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि 8 किलोमीटर मीन्स रफली टू हाइट 8 किलोमीटर नियर द पोल, इसकी हाइट
8 किलोमीटर तक पोल पे मिलेगी और 18 किलोमीटर आपको इक्वेटर पे मिलेगी। मीन्स पोल पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम और इक्वेटर पे इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। नाउ थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional current। क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर पे की जो थिकनेस है इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस जो क्या होगी वो ग्रेटेस्ट होगी बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, क्योंकि हीट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिगर में ये बताया है आपको, ये देखिए ये वाला फिगर, ये ट्रोपोस्फेयर हीट ट्रांसफर हो रही, थिकनेस ज्यादा है यहाँ पे। क्यों? जैसे जैसे हाइट बढ़ी एल्टीट्यूड, ठीक है, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। जब डिक्रीज होता गया तो आप जानते हैं कि जब कोई चीज कहीं किसी चीज का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंडेंस होने लगती है। ठीक है, कंडेंस होने लगेगी तो इकट्ठा हो, कह सकते हैं कि इकट्ठा होने लगती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण से इन्होंने बताया है कि इक्वेटर के पास इसकी थिकनेस ग्रेटेस्ट होती है। जो हीट होती है वो ऊपर ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, तो जब ट्रांसपोर्टेड हो जाती है तो जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ट्रोपोपॉज को छोड़ दें, अगर स्ट्रेटोस्फीयर पे पहुंचेंगे तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने लगा, -60 से -40, -20, 0, धीरे 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 ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस में उल्टा चलते हैं। नाउ दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल, इसी पार्टिकल मींस यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर पे ही सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। ओके, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर सबसे ज्यादा यहीं पे मिलेंगे। जितने भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में या वेदर में कहें, वो सभी इसी लेयर पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर पे। ओके, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड मींस ये सारे इशू। ओके, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री C for every 165 मीटर ऑफ हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, 165 मीटर ऑफ हाइट जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, डिक्रीज इन द सेंस इस तरीके से जी, 0, -20, -40, मतलब कि और ठंड बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो 1 डिग्री C कम होगा कितना, 165 मीटर हाइट पे। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। The air temperature at the tropopause is about -80 degree C over the equator and -40 degree C over the pole। इक्वेटर पर टेम्परेचर ट्रोपोपॉज का -80 डिग्री C, ये आप ट्रोपोपॉज देख सकते हैं। ओके, इक्वेटर पर -80 डिग्री C और पोल पर -40 डिग्री C। अगर ये यहाँ पे है इक्वेटर पर, तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर होगा -80 डिग्री C और जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे तो -45 डिग्री C। ध्यान रखिएगा, पोल का मतलब धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है उसकी। ओके, टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट, ये आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, मगर जो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, लगभग हर एक जगह पे अगर पोल पे पहुंचेंगे तो -40 डिग्री C लगभग रहेगा हमेशा के लिए, और यहाँ पर इक्वेटर पर -80 डिग्री C लगभग रहेगा हमेशा के लिए। तो इसमें चेंजमेंट वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कुछ हाइट तक टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं है।
अगर -60 डिग्री है तो -60 डिग्री ही रहेगा। फिर उसी तरीके से ट्रोपोपॉज की तरीके स्ट्रेटोपॉज में अगर पहुंचते हैं, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, नियर अबाउट 0 के आसपास है या -1 कह ले, तो ये थोड़ी हाइट तक -1 ही बना रहेगा। उसी तरीके अगर मेसोपॉज पे पहुंचे तो यहाँ पे अगर नियर अबाउट -70 या -80 या 90 है, -90 के आसपास, तो ये इतना ही बना रहेगा थोड़ी हाइट तक, कोई चेंज नहीं। इसी कारण से इनके नाम के आगे पॉज लगा है, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ये। पॉज इसी वजह से लगा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आकर स्थिर हो जाता है कुछ समय, मीन्स कुछ हाइट के लिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये है स्ट्रेटोस्फीयर। आई होप आपको विजिबल होगा ये सारी चीजें। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी, O3 जिसका अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, स्ट्रेटोस्फीयर पे ही मिलती है। मे बी इन्होंने दिखाया हो यहाँ पे, तो इसी जगह पे यहाँ पे O3 ओजोन लेयर मिलेगी 10 to 50 के बीच में। ओके, नाउ यही क्या करती है, यूवी रेज आपको मालूम है कि ऑब्जॉर्व कर लेती है, अर्थ तक आने नहीं देती, और यहाँ की जो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करती है उस यूवी रेज से। ओके, नाउ मेसोस्फीयर, ये आप देख सकते हैं मेसोस्फीयर, मीटॉर्स वगैरह मेसोस्फीयर। ओके, ये मेसोस्फीयर में आप जानते हैं टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेसोस्फीयर और ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर गिरता जा रहा है। कहाँ पहुंच गया था ये, 0 के आसपास, अब ये 20, -40, -60, -80, -90 के आसपास, इस तरीके से टेम्परेचर गिर रहा है बहुत ही तेजी के साथ। ओके, विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, जैसे मीन्स हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, रीचेज अप टू द -100 डिग्री सी एट द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर। अगर हम 80 किलोमीटर हाइट पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे नियर अबाउट 100 पहुंच जाता है। ठीक है, ये है लाइन 100 की। आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। मेसोपॉज से, ये मेसोपॉज है जी, यहाँ 80 से 400 के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आइनोपॉज, आइनोस्फीयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, आइनोस्फीयर, इट कंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे, इसी कारण से इसे हम आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयंस वगैरह मिल जाएंगे, इसी कारण से इसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी क्या है कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ में वापस। ठीक है, इसी से टकराती हैं, यहीं से आइनोस्फीयर से टकराती है अगर रेडियो वेव्स आ रही, तो इस तरीके से फिर वापस फिर वापस फिर वापस, ये है रीजन। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो ट्रोपोस्फीयर है यहीं पे आपकी फ्लाइट वगैरह उड़ती है, ये पैराशूट वगैरह ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी, आई होप। ठीक, इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो हम जो आपने कुछ अभी बैलून के बारे में सुना होगा कि जिससे कि नेट कनेक्टिविटी देने की बात हुई थी, तो वो चीज आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी कि वो इस हाइट तक पहुंचा दिए जाते हैं, तब ट्रांसमिशन चालू किया जाता है। और मेटॉर्स वगैरह जो उल्कापिंड वगैरह दिखेंगे वो आपको मेसोस्फीयर पे दिखेंगे, मेसोस्फीयर की जो हाइट है उस जगह पे दिखते हैं। ठीक है, और ये मेट्रोलॉजिकल रॉकेट वगैरह ये सब, थर्मोस्फीयर, ठीक, और उसके बाद एक्सोस्फीयर। ओके, ये तो एक्सोस्फीयर वगैरह में आपको क्या मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि थर्मोस्फीयर में अरोरा बनते हैं, जो आपने देखा होगा ऊपर ऊपर आइसलैंड के आसपास या रसिया के अपर पार्ट में नियर टू पोलर रीजन, जो अरोरा बनते हैं ग्रीन कलर के, या बहुत सारे कलर होते हैं, मेजरली ग्रीन आपको दिखता है या हम लोगों को दिखता है, वो अरोरा बनते हैं थर्मोस्फीयर पे। ठीक है, और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो एक्सोस्फीयर है, जहां पे हम सैटेलाइट वगैरह जाके सेट करते हैं
वहीं पे वो अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करती रहती है। ओके, तो यहाँ पे और चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर इस तरीके से देखें आप, तो सबसे नीचे वाली लेयर ये जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, उससे ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर वाली लेयर है मेसोस्फेयर, और उससे ऊपर वाली लेयर है थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर आ जाएगी। ओके, इस तरीके से बेहतर आप समझ पाएंगे उस चीज को। अच्छा, अब ये सारी लेयर तो मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी मैंने आपसे डिस्कशन कर दी, ये चीजें भी मैंने बता दी। अब मैं एक चीज ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप ये सारी लेयर्स वगैरह बहुत ही आसानी से किसका क्या सीक्वेंस है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि मेसोस्फेयर ऊपर आता है कि थर्मोस्फेयर ऊपर आता है कि स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर आता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक मिली है मुझे, ये देखिए, ये ट्रिक है जिससे आप ये सारे लेयर्स बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे कि ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, बहुत ही इजी है, एग्जाम में ही आती हैं सारी चीजें बेसिकली, तो उसके लिए ही बना दिया गया है कि ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो टी आर से ट्रोपोस्फेयर हो गया, एस टी से स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, एम ई से मेसोस्फेयर हो गया, टी एस से थर्मोस्फेयर हो गया, और ई एक्स से एक्सोस्फेयर हो गया। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक टू लर्न all the layers in a sequence. Okay, so for we have finished this chapter here. Thank you so much for watching this video। और इस वीडियो की जितनी भी पीडीएफ मैंने यूज करी वो सब आपको माई बुक लो ऐप पर मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।